हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी यूनिट 5 हिंदी कविता। इसमें कविताएं दी गई हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम की यूनिट 5 है जिसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पृथ्वीराज रासो के अंदर रेवा तट, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये आदिकाल की रचना है। तो 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो इसके अंदर हम इसको डिटेल में तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी समरी या जो इसका सार है उसको आज हम कवर करेंगे। अगर आपने पृथ्वीराज रासो का रेवा तट नहीं भी पढ़ा है तो भी इस समरी से आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि इसमें जो जो मेन पॉइंट है मैंने वो हाईलाइट किए हुए हैं या वो ही इसमें रखे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि रेवा तट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सही कर सकते हो। तो आइए देखते हैं रेवा तट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं रेवा तट क्या है और ये किसने लिखा है और ये किस काल की रचना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग हैं। रेवा तट का समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शाहबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है हमारा कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं, तो 69 समय या इसे सर्ग भी कहते हैं, सर्ग हैं। और जो ये रेवा तट है ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा सर्ग है, तो ये 27वां सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शाहबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने का वर्णन है, यानी रेवा तट एक जगह का नाम है जिस पर इसका वर्णन है। जब शाहबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा नर्मदा तट के पास है, ये समीप वन आखेट में रत हैं, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उनकी सेना को छिन भिन करके उसे शाहबुद्दीन बंदी बना लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण को रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेटरत होना तथा शाहबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उस पर पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती हैं। रेवा तट सर्ग की कथा इस प्रकार है, यानी कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि ये सब काल्पनिक है, इस तरह की कोई भी चीज़ें या किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो वर्णन है ये काल्पनिक नहीं है। तो आइए रेवा तट की कथा का सार देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय द्वारा देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। एक दिन चामुंड राय पृथ्वीराज से कहा कि रेवा नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चलें। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आए, तो कवि चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला हुआ था। अगला पॉइंट है, इस दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दृगतपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांध हाथियों को श्राप दिया। इस कारण हाथी तब से गति विहीन हो गए और तब मनुष्य ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। कवि चंद ने आगे बताया
कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि अंग देश और लोहिताक्ष सरोवर किस में दिया गया है। तो ये हमें पॉइंट नोट करना है या याद रखना है कि ये पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में इसका वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे। यानी कौन से ऋषि रहते थे? पाल काव्य ऋषि रहते थे, जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी, यानी उन्हें हाथियों से बहुत प्यार था। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था? कवि ने बताया कि एक बार एक ब्रह्म ऋषि को घोर तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा यानी जो अप्सरा थी को ऋषि के पास भेजा और ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथिनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए मुनि का वीर्यपात हो गया, जिसे उस हथिनी ने खा लिया और पाल काव्य मुनि का जन्म हुआ। पाल काव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे। तो ये इसमें कहानी दी गई है, आप इसे भी याद रखें। अगला है पॉइंट, पालकाव्य ऋषि और वे शापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी में ले गया। हाथी पालकाव्य से बिछुड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। उनके दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए, यानी उनका जो शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा और हष्ट पुष्ट था, तो वो बिल्कुल ही पहले के जैसे नहीं रह गए, यानी बिल्कुल सूख कर काटा हो गए। फिर पालकाव्य ऋषि वहाँ आए और उन्होंने काफ़ी सुरक्षा की। कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे हाथी पुनः हष्ट पुष्ट हो गए। कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनकर पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामन राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामुंड राय ने आगे कहा, वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी ही, साथ ही रमणीक स्थान भी रमणीक है, यानी देखने योग्य है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया और जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ, चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां, जो गोरी का प्रधान सेनापति था, लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान को क्रोध आ गया और पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर होने संबर सिंह सोलंकी, माधव राव, गरु गोविंद, पतंग जय सिंह, चंद पुंडीर, करते कुरुम्ब, आहुट, लखन लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक
युद्ध निरंतर चलता रहा और चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राम ने गोरी को पकड़ लिया और सुल्तान गोरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वह 1 मास और 3 दिन तक पृथ्वीराज की कैद में रहा। शहाबुद्दीन ने अमीरों से पृथ्वीराज से गोरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9 कवि 1000 घोड़े और 700 एकारी घोड़े और 8 सफ़ेद हाथी, 20 डली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गोरी से संधि कर ली और पहना उठाकर उसे उसके घर भेज दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा सार था ये पृथ्वीराज रासो के अंदर रेवा तट आता है उसका था। अगर आप ये समरी पढ़ते हो तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जो भी मेन पॉइंट थे वो इसमें लिखे हैं और इसका पूरा सार यहाँ पर मैंने बताया है। अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसे 1-2 बार पढ़ें या 3-4 बार आप पढ़ें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम जो हमारी 5 यूनिट है उसको इसी तरह से कवर करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस वीडियो पर या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।